नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 भूगोल 2026 बोर्ड एग्जाम की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके दो चैप्टर है, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं। इनमें से जितने भी बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उनको आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन दो चैप्टर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं तो वे सभी कार्य है जिनसे मानव को धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यानी मानव की कोई भी क्रिया, कोई भी काम यदि करता है और उससे क्या प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आपका दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे कि भूमि हो गई, जल हो गई, वनस्पति हो गया, आखेट, मछली पकड़ना आदि सभी कहते हैं। यानी कि भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति यानी कि जंगल में लकड़ी काटना हो गया, आखेट का मतलब होता है शिकार करना हो गया, मछली पकड़ना, ये सभी क्रियाएं किससे संबंधित है, प्राथमिक क्रियाएं से संबंधित है। अब आपका अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखेट क्या है। अब आखेट का मतलब होता है शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। तो प्रारंभिक काल में क्या होता था कि जो मानव होता है वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या होता था कि पशुओं पर और पक्षियों का क्या करता था, शिकार करता था, और अपना क्या करता था, पेट भरता था, जिसे आखेट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि डेयरी कृषि किसे कहा जाता है। तो डेयरी व्यवसाय में दूध देने वाले पशुओं को पालन किया जाता है। यानी डेयरी व्यवसाय होता है, उसमें क्या होता है, दूध देने वाले पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। डेयरी कृषि का कार्य मुख्य रूप से नगर एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अब नगर एवं औद्योगिक क्षेत्रों में क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, जिससे क्या है कि जो जितना भी दूध होता है वो क्या है, मतलब कि जनता तक पहुंच सके। अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि क्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ट्रक कृषि क्या है। तो नगरीय केंद्रों के आसपास लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सब्जियां उगाई जाती है, जिसे ट्रक कृषि कहते हैं। मतलब कि ट्रक कृषि, इसे ट्रक कृषि कहा जाता है। इसको ऐसे समझो, यानी जो लोगों की दैनिक जरूरत होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी लोगों को सब्जियों की जरूरत होती है, तो वो क्या है कि जो नगर के आसपास यानी शहरों के आसपास ही उसे सब्जी को उगाया जाता है, और वहीं उसको सप्लाई भी किया जाता है। यदि सब्जियों को दूर से लाया जाएगा तो उसमें लागत ज्यादा आएगी। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, जो भूमध्य सागरीय कृषि है, इसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। और अंगूर, अंगूर इसकी मोस्ट फसल है, अंगूर की कृषि। अगला प्रश्न है आपका आठवां कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों। ये प्रश्न मोस्ट है। तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है क्योंकि जिन देशों में जिस इस प्रकार की कृषि की जाती थी, वर्तमान समय में उन देशों में कृषि की प्रारूपता परिवर्तित हो रही है। यानी कि पहले क्या, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, पहले तो ये जानना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे अपना जीवन पालने के लिए क्या करते थे कि बड़े स्तर पर क्या है कि वन को जला देते थे, और फिर जलाने के बाद जो उसमें जलने के बाद जो राख बचती थी, तो उस वो राख क्या होती थी, उपजाऊ होती थी, जो मिट्टी को क्या बना देती थी, उपजाऊ बना देती थी। जहां पर 2-3 साल के लिए क्या है वो भूमि उपजाऊ रहती थी, और वहां पर कृषि कार्य में क्या होता, उत्पादन अधिक होता था। तो ये पहले की जाती स्थानांतरित कृषि। लेकिन उन देशों में कृषि की प्रारूपता परिवर्तित हो रही है, यानी उन क्षेत्रों में अब ये कृषि क्या है, समाप्त हो रही है, और नई जो आधुनिक कृषि है उनको किया जाने लगा है। उन देशों में वनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र भी कम होता जा रहा है। यानी पहले जिस वन को जलाया जाता था, तो वहां पर क्या है, वन भी कम हो रहे हैं, इसलिए स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन है। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। अब देखो, बाजारीय सब्जी कृषि में मुख्य रूप से सब्जियां, फल तथा पुष्प उगाए जाते हैं। तो बाजारीय सब्जी में मुख्य रूप से सब्जियां तथा पुष्प उगाए, फल और सब्जियां उगाए जाते हैं। इनकी बिक्री सीमा समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में होती है। समीप का मतलब होता है पास में, तो नगरीय क्षेत्रों में होती है। इन्हें कम समय में उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। उपभोक्ता मतलब जो खरीदने वाले जो होते हैं, तो उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। इसलिए यह खराब नहीं हो बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप ही की जाती है। मतलब कि जो बाजारी सब्जी कृषि है, तो एक नगर मान लो, कोई भी नगर है, यदि उस नगर में कहीं दूर से यदि सब्जी आ रही है, तो उसका क्या रहता है, खराब होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि बाजार में आने वाली जो सब्जियां होती है वो वही उत्पादित होती है, तो इसलिए ये खराब नहीं हो, बाजार सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, जलवासी पशुचारण व वाणिज्य पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण, तो इसमें पहला अंतर है कि चलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया के देशों तक ही सीमित है।
अब देखो जैसे हमारे भारत में देख लो, तो यहाँ पर क्या होता था कि पहले क्या किया जाता था कि जो चलवासी पशुचारण में पशुपालक क्या होता था कि जो चारे की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे, चलवासी यानी चलते रहते थे। अब वाणिज्य पशुचारण देखो, वाणिज्य पशुचारण नई दुनिया के देशों में भी प्रचलित है, यानी नई दुनिया के देशों में प्रचलित है। चलवासी पशुचारण में पशुपालक चारे की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी कि चारे की खोज में क्या होते थे, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे क्या होता है उनको पशुओं को चारा मिल सके और पानी की व्यवस्था हो सके। और वाणिज्य पशुचालन में क्या होता है कि निश्चित स्थान पर किया जाता है, जैसे एक फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म देखा होगा, एक निश्चित स्थान पर किया जाता है तथा उनके चारे पानी की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, तथा उनके चारे पानी की व्यवस्था भी क्या की जाती है कि जो मालिक होता है उसका, उसके द्वारा ही की जाती है। चलवासी पशुचारण में पशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं, यानी चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि पशु पशु क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं स्वयं। और वाणिज्य पशुचालन में क्या होता है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है जन्म लेने के लिए। चलवासी पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में देख लो, ऊंट हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, आदि प्रकार के पशु पाले जाते हैं और उनको क्या किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। वाणिज्य पशुचालन में वे पशु पाले जाते हैं जिनसे धन की प्राप्ति अधिक हो। अब जिन पशुओं से धन की प्राप्ति अधिक होती है वो पशु पाले जाते हैं। जलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह व्यवसाय है। देखो जलवासी पशुचारण के एक जीवन निर्वाह के व्यवसाय है, आपके जीवन का खर्चा चल सकता है इससे। और वाणिज्य पशुचालन में दूध, मांस, ऊन आदि का उत्पादन करते हैं, आदि को बेचा जाता है, जैसे ऊन मांस हो गया ना। अब इसके प्रमुख क्षेत्र भी पूछे जाते हैं, प्रमुख क्षेत्र आपने नहीं लिखा तो इसमें नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप तक, मध्य चीन, यूरोप तथा एशिया के टुंडा प्रदेश आदि। न्यूजीलैंड इसके वाणिज्य के, न्यूजीलैंड हो गया, अर्जेंटीना, यूएसए आदि। यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। अगली कृषि है, अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल क्या है। भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल है अंगूर। स्थानांतरित कृषि को लादांग के नाम से कहा जाना जाता है, तो लादांग के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया में। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो जो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है झूमिंग कहा जाता है। कोल खोज क्या है, अब देखो रूस में जो की जाने वाली सामूहिक कृषि है उसको कोल खोज के नाम से जाना जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। जो चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि में मशीनों की तुलना में मानवीय श्रम, यानी जो मानव की जो मजदूर है उनका महत्व अधिक होता है। अब देखो खनन की विधियों के नाम बताइए, तो खनन की दो विधियां होती है, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन वो होता है जो भूमि के ऊपरी भाग में अत्यधिक गहराई में नहीं जाकर खनिजों की प्राप्ति की जाती है, तो उसे धरातलीय खनन कहते हैं, या फिर विवरित खनन भी कहा जाता है इसको, विवरित खनन। और जो ये मात्रा लगी हुई है वी, इसके नीचे री की मात्रा है, विवरित खनन। तो धरातलीय खनन को विवरित खनन खनन भी कहा जाता है। और भूमिगत खनन यानी कि जब धरातल के आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई में क्या होता है खनिज को प्राप्त किया जाता है, तो इसे भूमिगत खनन कहा जाता है। तो धरातलीय खनन क्या होता है, सस्ता होता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट। तो सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यदि हम सहकारी कृषि, ये हो गई सहकारी कृषि, हो गई सामूहिक कृषि। तो जब किसानों के एक समूह द्वारा, जब किसानों का एक जो समूह होता है वो मिलकर क्या करता है कि के लिए एक संस्था बनाकर कृषि कार्य किया जाता है, यानी सभी किसान मिलकर क्या करते हैं, संस्था का निर्माण करते हैं, तो इसे सहकारी संस्था कहा जाता है, इसे सहकारी कृषि कहा जाता है, सॉरी सहकारी कृषि कहा जाता है। और देखो सामूहिक कृषि देखें तो जब किसानों द्वारा एक समूह बनाकर कृषि कार्य करने के लिए अपने संसाधन मिलाकर, जैसे कि भूमि हो गई, पूंजी हो गई, श्रम हो गया आदि, से सामूहिक कृषि कहा जाता है। मतलब कि इसको ऐसे समझो जैसे कि किसानों का एक समूह मिल गया और समूह ने मिलकर क्या किया कि किसी की भूमि हो गई, किसी ने क्या उसमें धन लगा दिया, कोई मजदूर है, तो आदि काम करके क्या है कि कृषि कार्य किया जाता है, यानी मिल बांट कर कृषि कार्य करते हैं, तो इसे सामूहिक कृषि कहा जाता है। इस कृषि में सभी लाभ किसानों को संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी सहकारी कृषि होती है इसमें सभी लाभ किसानों को संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। और देखो सामूहिक कृषि, इस कृषि में सभी किसान मिल बांटकर उत्पादन में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो सामूहिक कृषि होती है इसमें सभी किसान क्या करते हैं कि आपस में मिल बांट कर, कोई की भूमि हो गई, कोई की पूंजी हो गया, कोई मेहनत कर रहा है तो कोई ऐसे करके उत्पादन में वृद्धि करते हैं। इस कृषि में किसानों के लाभ को बराबर बांट दिया जाता है। अब इसमें किसानों को लाभ को सहकारी संस्था द्वारा बराबर बांट दिया जाता है। इस कृषि में कार्य के अनुसार लाभ प्राप्त होता है, और जिसने जितना कार्य किया उसको उतना लाभ प्राप्त होगा सामूहिक कृषि के अंदर।
सहकारी कृषि का पहला सफल प्रयास डेनमार्क में हुआ। डेनमार्क में डेनमार्क में हुआ। और सामूहिक कृषि का विकास कहाँ हुआ? सोवियत संघ में माना जाता है। वेस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, ये प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इस बार भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि भूगोल में वैसे प्रश्न हर साल बढ़ते नहीं है, इसलिए क्या होता है कि उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार उठाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो गहन निर्वाह कृषि एवं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो राजप्रधान एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। गहन निर्वाह कृषि एवं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहले देखेंगे हम गहन निर्वाह कृषि। अब देखो, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? तो गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। चावल प्रधान हो गया और गेहूं प्रधान हो गया। अब देखो, अब इन दोनों को एक एक करके देखेंगे। चावल प्रधान क्या होता है और गेहूं प्रधान क्या होता है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल की फसल को प्रमुख माना जाता है। चावल की फसल को प्रमुख माना जाता है और भूमि का गहन उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है? भूमि का पूरा उपयोग होता है, कोई भी भूमि बिल्कुल वेस्ट नहीं जाती है। यंत्रों की तुलना में मानवीय श्रम का अधिक महत्व होता है। श्रम का मतलब होता है मजदूरों का। वो यंत्रों यानी यंत्र मशीनों की तुलना में क्या होता है कि जो मानव होते हैं वो अत्यधिक मेहनत करके काम करते हैं और उनका महत्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है मशीनों की तुलना में। इस प्रकार की कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन अधिक एवं प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। मतलब इसको, इस लाइन को ऐसे समझो, ये लाइन मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये लाइन। और देखो, प्रति एकड़ उत्पादन यानी कि ये भूमि है, ये काम क्या मान लो? भूमि। तो इसमें क्या है? उत्पादन तो खूब हो रहा है, कृषि कार्य में उत्पादन खूब हुआ है, लेकिन क्या है? तो यहाँ पर क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पादन, मतलब कि वहां पर क्या है? मजदूरों को क्या होता है? मजदूर ज्यादा होते हैं, तो ये एकड़ उत्पादन तो खूब अधिक होता है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम होता है। इसलिए ये मतलब ऐसे समझो, जैसे एक खेत है, तो इसमें यदि छोटा खेत है तो इसमें लगा दिए 20 मजदूर लगा दिए, और तो 20 मजदूरों को क्या है? उसमें से जितना भी उत्पादन होगा उनको बांटना भी पड़ता है। तो जो जितना बढ़ेगा बटेगा, जितने भाग होंगे खेत, जितने भाग होंगे तो उतना ही क्या है? कम होगा। क्या होगा? उतने ही कम पैसे मिलेंगे। जैसे दो व्यक्ति है, 10,000 है, 10,000 का उत्पादन हुआ, 10,000 की खेती हुई, तो इनको 5-5 हजार बटेंगे। कितने बटेंगे? 5-5 हजार। तो यदि इनको 10 लोगों में बांट दिया जाए तो पैसे की क्या है? कमी भी हो जाएगी। तो कितने बटेंगे? 2-2 हजार रुपये बटेंगे। तो ये ऐसे होता है। कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है, यानी चावल प्रधान गहन कृषि में क्या होता है? कृषक का पूरा परिवार काम करता रहता है पूरे दिन। गोबर खाद का उपयोग किया जाता है, गोबर खाद का उपयोग भी होता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र देखेंगे। इसके प्रमुख क्षेत्र भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान आदि में किया जाता है। अब देखो, गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है? ये गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। तो गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि में गेहूं की फसल को प्रमुख माना जाता है। यानी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल की फसल को प्रमुख माना जाता है, और गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि में गेहूं की फसल को प्रमुख माना जाता है। ये मानसून एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ चावल की फसल उगाना असंभव है। हालांकि ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ चावल का फसल उगाना असंभव है। सिंचाई की जाती है, यानी गेहूं की फसल में क्या है? नियमित रूप से सिंचाई की जाती है। अब देखो, इसके प्रमुख क्षेत्र यदि देखें, उत्तरी चीन हो गई, उत्तरी कोरिया, मंचूरिया आदि, और भारत के गंगा सिंधु के मैदान आदि कर सकते हो आप, और इसमें पूरे से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब यह है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल है गेहूं। गेहूं है। इसके अलावा मक्का, राई, जो आदि भी है। खेतों का आकार बड़ा होता है। खेतों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यंत्रों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। अब देखो, इस कृषि में क्या है? एक खेत मान लो, खेत में क्या होता है? उत्पादन तो क्या होता है? कम होता है, और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। मतलब कि एक खेत है, तो उसमें यदि मशीनों से काम करवाएंगे तो मशीनों को तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये मशीनों से क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं। और मजदूर क्या करते हैं? काम, मजदूर कम कार्य करते हैं। मतलब कि सारा काम क्या करती है? मशीनें ही करती है। मतलब 2 मजदूर लगा लो और सारा काम क्या कर रही है? मशीन कर रही है, खुद की मशीन कर रही है। तो क्या होता है? मशीनों को तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो ये पैसे कौन लेंगे? पूरे के पूरे। यदि 10,000 हो रहे हैं तो 5-5 हजार दोनों बांट लेंगे, और खूब पैदावार हो चुकी है। और यदि ये ज्यादा मजदूर होते हैं इसमें तो उन पैसे क्या आते हैं? सब में बट जाते हैं, और पैसे के उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उत्पादन तो खूब होता है प्रति एकड़ में,
लेकिन क्या है कि वो जो पैसे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं प्रति व्यक्ति। कम जैसे इसके क्षेत्र देखें तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के तो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, रूस आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। किस प्रकार की कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन अधिक हुआ, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है? तो गहन निर्वाह कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन तो खूब होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। अगला प्रश्न आपका कि उच्च प्रौद्योगिकी क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में क्या होता है? उन्नत वैज्ञानिक यानी कि जो हाई लेवल के वैज्ञानिक होते हैं और इंजीनियर होते हैं, जो गहरी खोज के द्वारा क्या होता है कि यंत्र व मशीनों से क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा डिजाइन तैयार करते हैं। यानी किसी भी सामान को यदि बनाना है तो उसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की जाती है? कंप्यूटर के द्वारा तैयार की जाती है। रासायनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार होते हैं, इसे उच्च प्रौद्योगिकी कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन इस साल का, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन करें। यदि ये बड़े प्रश्न में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का भी नंबर जरूर आएगा। अब देखो, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी जो उद्योग है किस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होते हैं और किस स्थान पर ज्यादा स्थापित होते हैं और किस कारण से होते हैं, तो इसमें देखेंगे। तो कच्चे माल की प्राप्ति। अब देखो, यदि गन्ना है, ये क्या है, ये गन्ने का पेड़ मान लो, ये खेत मान लो, और ये क्या है, उद्योग है। अब देखो उद्योगों को, ये चीनी का उद्योग है। अब चीनी का उद्योग है तो चीनी बनाने के लिए क्या होगा, गन्ने की जरूरत पड़ेगी। तो गन्ना क्या है, चीनी के उद्योग के लिए गन्ना क्या है, कच्चा माल है। तो गन्ना क्या होगा इसमें, कच्चा माल। तो तो चीनी के उद्योग में किसकी जरूरत होगी, गन्ने की जरूरत होगी, और गन्ने के बिना चीनी बनाना असंभव है। अब देखो इसमें देखें तो उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी सामान को उद्योगों में यदि बनाना है, जैसे तेल हो गया, तेल के लिए सरसों की जरूरत होती है, सीसम यानी तेल की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से किसी भी सामान को, किसी भी चीज को बनाने से पहले उसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो यदि ये कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो अधिक लागत वहन करनी पड़ती है। अतः जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल की प्राप्ति होती है उन क्षेत्रों में उद्योग लगाए जा सकते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया। इसको ऐसे समझो जैसे कि लोहे का कारखाना है, तो ये लोहा, तो यहाँ से जो दरवाजे बनाने वाली फैक्ट्री है, उद्योग है, तो ये लोहे को लेकर जाएगी और यहाँ पर क्या होगी, दरवाजे को बनाएगी। तो इस प्रकार से जो कच्चा माल, जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त होता है वहां पर क्या है, उद्योग स्थापित किए जाते हैं। यदि कच्चा माल दूर से आ रहा है तो उसमें लागत क्या करनी पड़ती है, अधिक वहन करनी पड़ेगी। इसलिए जो सभी फैक्ट्रियां, जो अधिकतर फैक्ट्रियां होती है जहां पर कच्चा माल उपलब्ध होता है वहां पर ही क्या होता है, उस फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है। श्रम आपूर्ति तक पहुंच। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक श्रम आपूर्ति भी है। अब श्रम का मतलब क्या होता है, मजदूर। तो मजदूर, जिन उद्योगों में मजदूरों की आवश्यकता होती है वो उद्योग मजदूरों से ही चलते हैं। वर्तमान में बढ़ते हुए यंत्रीकरण ने श्रम के महत्व को कम कर दिया है। अब जैसे तुम फसल काटने वाली महिलाओं को समझ लो, मतलब पहले क्या होता था, फसल महिलाओं के द्वारा काटा जाता था, पुरुष भी काटते थे वैसे, लेकिन अत्यधिक महिलाएं उसमें क्या होते, भागीदारी निभाती थी। तो श्रम के महत्व को कम कर दिया, और काटने वाले क्या है, मशीनें आ चुकी है। परंतु आज भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जो बिना किसी कुशल मजदूर के संचालित नहीं होते हैं। अब देखो कोई भी ऐसा उद्योग नहीं होता उसमें क्या होता है कि मशीन काम करें, यानी कुछ मशीनों, कुछ मजदूरों की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर मशीनें कम और क्या ज्यादा होता है, मजदूर ज्यादा होते हैं। मजदूरों के बिना क्या संभव नहीं होगा, काम संभव नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है कि विवृत खनन किसे कहते हैं? तो जब धरातल के ऊपरी भाग में कम खर्च में व शीघ्र तथा सुरक्षापूर्ण खनिजों को प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह सस्ता होता है, इसलिए विवृत खनन या धरातलीय खनन कहा जाता है। विवृत खनन मतलब जब धरातल के कम गहराई में पहुंचकर ही खनिजों को प्राप्त किया जाता है उसे विवृत खनन कहते हैं। और ये सस्ता इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या होता है कि अत्यधिक गहराई में जाने के लिए क्या होता है, इतनी भारी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये शीघ्र भी हो जाता है और सुरक्षापूर्ण भी रहता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि क्यों कहा जाता है? दहन का मतलब है जलना, क्योंकि इस कृषि में जंगल के काफी भूभाग को जलाकर किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। तो उस राख में भूमि में उपजाऊपन अधिक होता है। मतलब कि क्या होता है, स्थानांतरित कृषि आपने पढ़ा होगा, 12वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे कि आप क्या होता है कि इसमें जंगल को बड़े स्तर पर जला दिया जाता है और वहां पर जो जलने के बाद जो राख बचती है तो उस भूमि में क्या होता है कि उपजाऊपन अधिक होता है। इस कारण से वो भूमि कई सालों तक, 2-3 सालों तक कृषि कार्य के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। इसलिए स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि कहा जाता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर और भी मौजूद है, तो यदि आप उनको देख सकते हैं जाकर। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।